हेलो एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हमने कल इसका पहला पार्ट देखा हुआ था। ये क्या था? तो हमारा ये इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो भी इतिहास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे बनेंगे वो हम इसमें वन लाइनर के माध्यम से इसमें देखेंगे। तो देख लेते हैं, ये हमारा आज दूसरा वीडियो है। इसका हमने पहले एक वीडियो दे दिया है, तो देख लेते हैं। तो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, कौन सा है? तो ये है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी महान शासक मिहिर भोज था। कौन था? तो ये मिहिर भोज था। महेंद्र पाल के गुरु संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे। कौन थे? तो राजशेखर थे, जिसने काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी की रचना की थी। तो ये किसके गुरु थी? तो ये महेंद्र पाल के गुरु संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे, जिन्होंने काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी की रचना की थी। अगला है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल था। उसके पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के पुत्र ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है, एलोरा का विख्यात गुहा मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा का विख्यात गुहा मंदिर बनवाया था। महेंद्र वर्मन एक महान नेता, कवि और संगीतज्ञ था। उसने माता विलास प्रहसन की रचना की थी। किसकी की रचना की थी? तो ये माता विलास प्रहसन की रचना की थी। फिर है अगला हमारा, कांची का कैलाश मंदिर महाबलीपुरम के गौर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला है, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में रहते थे। कौन रहते थे? तो दंडी जो थे संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में रहते थे। देख लेते हैं आगे इससे। तो इससे आगे क्या होगा ये देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसके अगले क्वेश्चन है, 10 कुमार क्या है? 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरित तथा काव्यार्थ के लेखक कौन है? दंडी हैं। 10 कुमार चरित और काव्यार्थ के लेखक कौन है? दंडी हैं। सप्तपैगोड़ा पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए रथ मंदिर को कहा जाता है। क्या है? सप्तपैगोड़ा किसे कहा जाता है? सप्तपैगोड़ा पल्लव शासकों द्वारा बनवाए गए रथ मंदिर को कहा जाता है। अगला है, क्या है? कांची का कैलाश मंदिर राजसिंह शैली में बना है। क्या है? राजसिंह शैली में बना है कांची का कैलाश मंदिर। अगला है, पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराकर मार डाला। क्या है? पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराकर मार डाला था। अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। किसने कराया था? तो आयना महादेवी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, चोल का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। चोल राजाओं का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। चोल शासक समुद्री शक्ति के लिए विख्यात थे। चोल शासक जो थे वो समुद्री शक्ति में निपुण थे। महान खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि तथा भास्कराचार्य ने कर्ण कौतूहल की रचना की थी। क्या थी? कर्ण कौतूहल की रचना की थी। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने सन 1310 में होयसल वंश का अस्तित्व समाप्त कर दिया। अगला है, अनुमाकोंडा के 1000 स्तंभों वाले मंदिर का निर्माण रुद्रदेव ने करवाया था। किसने? रुद्रदेव ने करवाया था। देख लेते हैं अगला। तो अगला हमारा हो जाएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की। अगला हमारा हो जाएगा, अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार करना था। क्या था? अरबवासी जो थे वो भारत पर आक्रमण करने का उनका मुख्य उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना था।
अगला हो जाएगा अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे के रास्ते भारत आए थे। कौन से दर्रे से आए थे? तो ये बोलन दर्रे के रास्ते भारत आए थे। महमूद गजनी ने 1000 ईसा पूर्व से 1028 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनी ने। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला हो जाएगा महमूद गजनी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया था। तो कौन था? ये महमूद गजनी था। महमूद गजनी के साथ उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी और फारूकी विद्वान भारत आए थे। किसके साथ आए थे? तो ये महमूद गजनवी के साथ में आए थे। शाहनामा की रचना ये फिरदौसी के द्वारा की गई तथा तहकीक-ए-हिंद की रचना अलबरूनी के द्वारा की थी। ठीक है, अलबरूनी के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी। ठीक है, पोलो खेलते समय लाहौर में, और इसका जो लाहौर में ही ये दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? तो ये लाखों में दान किया करता था। ठीक है, ये लाखों में दान किया करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया था। उसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा तथा दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी। अगला हो जाएगा सल्तनत काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो ये राजकीय भाषा थी इसकी फ़ारसी। सल्तनत काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? फ़ारसी थी। जहांगीर 21 अक्टूबर 1605 को गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश का पूरा नाम रम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। अगला हो जाएगा सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार के पद पर था। गुलाम चालीसा का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो ये पेपर में प्रश्न आता है कि गुलाम चालीस का गठन इल्तुतमिश ने किया था। तो अगला हो जाएगा सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया तथा इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। राजधानी को लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ने स्थानांतरित किया था। अगला देखें, अगला क्या हो जाता है? तो अगला हमारा हो जाएगा भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कोट टोपी पहनकर खुले मुँह दरबार में जाती थी। कौन जाती थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 दल को बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह रक्त की नीति अपनाई। तो क्या आएगा? प्रश्न आएगा बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? तो ये कठोर लौह रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन के अनुसार राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। बलबन ने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन रहते थे? तो ये अमीर खुसरो रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये 2 लोग रहते थे किसमें? तो बलबन के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में करवाया था। सिक्कों पर तारीख लिखवाने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई। तो सिक्कों पर जो तारीख लिखी जाती है वो किसने लिखवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने
क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने मधुमेह, जुआ खेलने तथा भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था। सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत सल्तनत काल में अलाउद्दीन ने शुरू की। स्थायी सेना, डाक एवं महाली तथा सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुई। तो ज़्यादातर जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही हुए। बाजार नियंत्रण की पद्धति सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप भी करवाई थी। वह पैदावार का 50% स्वराज कर वसूलता था, मतलब स्वराज वसूलता था, कर ही था। अगला हो जाता है, अगला देख लेते हैं। तुगलक वंश की स्थापना। तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 में की थी। कब की थी? तो 8 सितंबर 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई। पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन है भी, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है ये। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम जूना खां था, 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना इसने की थी। तो ये पेपर में आता है। मतलब उस समय कृषि के विभाग को क्या कहा जाता था? तो ये था दीवान-ए-कोही। क्या है? दीवान-ए-कोही विभाग था, इसे कृषि विभाग कहा जाता था उस समय, ठीक है। इस समय कृषि विभाग है, पहले ये दीवान-ए-कोही के नाम से विख्यात था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले गया। फिर 1335 में राजधानी पुनः दौलताबाद से दिल्ली ले आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रथम बार सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया था। सांकेतिक सिक्के मतलब उस पर जैसे मोहर वगैरह छापी जाती थी। अगला हो जाएगा, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जिसे काजी के पद से नवाजा गया। अगला हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। किसने डाली? तो ये हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। अगला देख लेते हैं। तो अगला हो जाएगा, उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने सन 1360 ईस्वी में ध्वस्त किया। क्या है? ध्वस्त करवा दिया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नामक नगरों को बसाया था। किसने बताया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते रहेंगे। फिर है, मेरठ में टोबरा से अशोक स्तंभ को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित कराया। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरत नामक विभाग की स्थापना की। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लड़कियों और महिलाओं और विधवाओं की जो सहायता होती थी वो कौन सा विभाग था? तो वो दीवाने खैरात था। अगला है, फिरोज क्या है? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा है फतूहात ए फिरोज शाही लिखी है। इसने अपनी आत्मकथा लिखी है, फतूहात ए फिरोज शाही। अगला है, तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के समय आक्रमण किया था। दिल्ली में प्रथम अफ़गान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। क्या था? दिल्ली में प्रथम अफ़गान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। और सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की नींव डाली। तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की नींव डाली गई थी। तो कब डाली गई थी? तो ये 1504 में डाली गई। सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। तो इसने ये बहुत ही बुरा काम किया था। किसने किया था? तो ये सिकंदर लोदी ने नगरकोट की जो ज्वाला मंदिर की मूर्ति थी उसे तोड़कर उसके टुकड़े कसाईयों को दे दिए थे मांस तौलने के लिए। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने, स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। देख लेते हैं आगे। तो आगे क्या हो जाएगा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण, ठीक है, पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। क्या है? बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। इब्राहिम लोदी
एवं बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ और बाबर की सेना की विजय हुई, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ओके, अगला है हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना अपने पिता संगम के नाम पर रखा। अगला हो जाएगा विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया। किसने बताया था? तो विदेशी यात्री थे ये अब्दुल रज्जाक, जिन्होंने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया था। अगला देख लेते हैं। तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले कवियों को कहा जाता था। तो ये अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, वो कवि थे। क्या थे? 8 कवि थे। अगला है बीजापुर के गोल गुंबज मस्जिद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। जौनपुर में अटाला देवी का मस्जिद इब्राहिम शाह ने बनवाई थी। कब बनवाई थी? किसने बनवाई थी? तो इब्राहिम शाह ने बनवाई थी जौनपुर की अटाला देवी का मस्जिद। अगला हो जाएगा कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक शमसुद्दीन शाह था। कौन था? शमसुद्दीन शाह था, वो कश्मीर का पहला शासक था। अगला है शंकराचार्य की मृत्यु के बाद 4 मठों की स्थापना, एक हुई थी श्रृंगेरी कर्नाटक, द्वारका ये गुजरात में पड़ती है, और पुरी उड़ीसा, और बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में इनकी स्थापना 4 मठों की स्थापना हुई थी शंकराचार्य की मृत्यु के बाद। अगला हो जाएगा गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो ये कौन थे? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र का नाम कमाल था। क्या था? पुत्र का नाम कमाल था और उनकी पत्नी का नाम लोई था। ओके, तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की थी। कौन सी की थी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली की रचना अवधी भाषा में की थी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से हो जाएंगे हमारे, जो महत्वपूर्ण आप लोगों के सिद्ध होंगे। तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। मीराबाई चित्तौड़ के राजा भोजराज की विधवा थीं। कौन थी? मीराबाई चित्तौड़ के राजा भोजराज की विधवा थीं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम में 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ये है क्या है? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। अमृतसर की स्थापना सिख के चौथे गुरु रामदास ने की। अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई व 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। कौन से? अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिलाई। अगला हो जाएगा खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने शुरू की थी। गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है। क्या है? अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि इन लोगों के बीच में विवाद हो गया था, तो इसी कारण ये टैगलाइन दी थी। किसने दी थी? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन बाबर ने की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। अगला हो जाएगा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा ये है जो इसकी रचना तुर्की भाषा में की है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई, जिसके शव को काबुल में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? तो ये काबुल में इसका शव दफनाया गया। अगला है हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, जो 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा था। चौसा का युद्ध 26 जून 1529 को, जिसमें शेर खां के हाथों हुमायूं पराजित हुआ। अगला हो जाएगा हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। फिर क्या है? शेर शाह सूरी, जिसका वास्तविक नाम शेर खां था, दिल्ली की गद्दी पर
1540 ईस्वी में बैठा। मारवाड़ विजय के बारे में शेर शाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था वो। अगला हो जाएगा शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से हो गई थी। किसकी ने? तो ये शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले से दीवार से टकराकर तोप के गोले से इसकी मृत्यु हो गई। अगला हो जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड जो था वो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। देख लेते हैं अगला शेर शाह ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में झील के अंदर है। फिर क्या है? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राणा वीरशाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कालनौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालनौर में हुआ था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का तथा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा करता था। 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। किसने किया था? तो ये अकबर के द्वारा ये कार्य किए गए थे। अगला देख लेते हैं अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की तथा राजधानी को आगरे से फतेहपुर ले गए। अकबर ने फिर देख लेते हैं अकबर ने 1582 में दीन इलाही की घोषणा की। कब की? तो 1582 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1575 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो गई। अकबर को सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया था। अकबर ने दीन इलाही धर्म की घोषणा की जो 1582 में की थी। अकबरनामा एवं आईन अकबरी की रचना अबू फजल ने की है। किसने की थी? तो अबू फजल ने। कौन सी? तो ये अकबर ने दीन इलाही धर्म की घोषणा 1582 में की और अकबरनामा आईन अकबरी की रचना अबू फजल ने की। अकबर के शासनकाल में भूमि सुधार का श्रेय टोडरमल को जाता है। कौन किसको जाता है? तो ये टोडरमल को जाता है अकबर के शासनकाल में। अगला देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। अगर अभी तक हमारा सेशन किसी ने भी शेयर, लाइक और कमेंट नहीं किया है तो वो कर दें, जिससे हमें उनका फीडबैक मिलता है और हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होना पड़ता है, जिससे हम और अच्छी तरीके से व्याख्या सहित उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।